आज मुझे ये बातचीत करते हुए न सिर्फ खुशी हो रही है, बल्कि इस बात की ज्यादा खुशी है कि भारत का एक ऐसा सूबा जो आजादी के बाद भी, भारत के विभाजन के बाद भारत की धरती पर एक टू नेशन थ्योरी को जन्म देता हो। इस राज्य के अंदर हमेशा जब भी बात हुई तो आर्टिकल 370, 35 ए, आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग निजाम, अलग विधान, अलग झंडा, ये तमाम सारी बातें काफी एक लंबे समय से हम सुनते रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं समझता हूं कि आजादी के वक्त क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस था, इस पे चर्चा बहुत हुई। लेकिन आर्टिकल 370 के होने के बावजूद, 35 के बावजूद, तो इसके अंदर जो भी कुछ हुआ वो कितने जघन्य अपराध हुए उनकी बात नहीं है। इसलिए मैं खुश हूं कि एक युवा और एक जिसे कह सकते हैं कि बहादुर, निर्भीक, निडर जम्मू कश्मीर जैसी जगह में हिंदुओं की आवाज बन के उभरा हो और जम्मू के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानता हो। बाय प्रोफेशन ही इज एडवोकेट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इन तमाम संज्ञानों के बाद में आतंकियों की चुनौती, सरकार का बेरुखी और दिल्ली से किसी तरह की पिछले 20 साल में कभी इनको मदद नहीं मिली। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक तरफ आप आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनके निशाने पर रहते हैं, और एक जो पॉलिटिकल आतंकवाद है उससे भी लड़ते हैं। लेकिन आज अंकुर शर्मा को वी सपोर्ट पुष्पेन के इस चैनल पर बुला करके मुझे इसलिए हर्ष है कि इस बहादुर आदमी ने जम्मू में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े संगठन बातचीत तो करते हैं लेकिन हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। अंकुर शर्मा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इनकी प्रैक्टिस में ज्यादातर मुद्दे वो हैं जिसमें राष्ट्र है, जिसमें हिंदुस्तान है, जिसमें राष्ट्रवाद है। ये तमाम इशू के ऊपर कई मसलों पे ये चीजें करते रहे हैं। 2014 में एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो एकजुट जम्मू के चेयरमैन भी हैं, आपने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां की सरकारें सक्सेसिव रही, चाहे गुलाम नबी आजाद की सरकार रही हो, अब्दुल्ला की रही हो, फारूक की रही हो, मुफ्ती की रही हो, महबूबा की रही हो, इन लोगों ने किस तरीके से जो जम्मू बहुल इलाका था, जो जम्मू में हिंदू बहुल इलाका था, वहां किस तरीके से एक एक्ट लाए जिसको रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस बहादुर शख्स ने उस एक्ट के माध्यम से जो इस्लामाइजेशन हो रहा था, जिस जिहाद को बढ़ा करके पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुओं से खाली कराने की साजिश हो रही थी, आपने 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली और उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी। और मुझे खुशी है और मैं आपको निजी तौर पे भी अंकुर मुबारकबाद देना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर के अलावा देश भर के जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनकी बड़ी मेरे ऊपर रिक्वेस्ट थी कि आप अंकुर शर्मा को बुलाइए। हम लोग तो यहां बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की बात करना जम्मू कश्मीर में AK-47 और आतंकवादियों के साए में, और सरकार जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हो, जो जिहाद को बढ़ावा देती हो, जो पूरे इस्लाम में जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट करने वाली हो, उसके बीच में काम करने वाले आदमी को बुलाइए आप। तो मुझे खुशी है कि आपने समय दिया और आपकी लड़ाई 10 अक्टूबर 2020 को उस वक्त रंग लाई जब जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने आपकी पिटीशन के ऊपर इस इलीगल एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको निरस्त कर दिया, और सीधे तौर पे न सिर्फ निरस्त किया, सीबीआई से इसकी इंक्वायरी की, जांच के आदेश दिए। अंकुर भाई, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यह है कि देश को यह बताएं आप कि यह रोशनी एक्ट क्या था, किस तरीके से आया, कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्या सिर्फ इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, मुफ्ती के पीडीपी जिम्मेदार है, या और भी लोग इसके मौन सपोर्टर रहे, या जब उन्हें बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। तो इस रोशनी एक्ट की क्या पृष्ठभूमि है, कौन लाया था, किसके जमाने की बात है। और इसके साथ में एक बात और कह दूं कि जब आपने
इसको पिटीशन जारी की और जब ये 2020 में हटा, तो मैं देश भर के जो बहुत क्रांतिकारी अखबार हैं, उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की पिछले 10, अगर हम साल में देखें, 6-7 साल में। लेकिन जब ये एक्ट हटा तो हिंदू ने खबर लिखी, हाई कोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू रोशनी लैंड स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर। बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन थी, रोशनी स्कैम वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन एक्सप्रेस, लूट टू ओन जम्मू कश्मीर, हाई कोर्ट हैंड्स टू 25 करोड़ लैंड स्कैम प्रोब टू सीबीआई। और इसमें गुलाम नबी आजाद जैसे दिल्ली में सेकुलरिज्म की मांग करने वाले और जम्मू में निजाम मुस्तफा की मांग करने वाले की तस्वीर है। नवभारत टाइम्स में, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने रोशनी भूमि योजना में घोटाले की सीबीआई को जांच दी। ये तमाम हेडलाइन बनी, लेकिन मैं और तमाम लोग दुनिया भर के जो है आपको देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो जानना चाहते हैं कि ये रोशनी एक्ट क्या था, किस पस मंजर में आया और आज इससे आगे की क्या भूमिका है। अंकुर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने समय भी दिया, मंच भी दिया अपनी बात रखने का। रोशनी एक्ट पे मैं परिचर्चा करूं उससे पहले मैं जिस पृष्ठभूमि में, जिस बैकग्राउंड में रोशनी एक्ट लेजिस्लेट किया गया था, उसके ऊपर 2 मिनट का समय चाहूंगा। 1990 के दशक में कश्मीर वैली को हिंदू विहीन करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जम्मू संभाग था। और आपने देखा कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, रामबन हो, जिस तरीके से कश्मीर वैली में नरसंहार किया गया, वैसा ही नरसंहार इन एरियाज में भी शुरू हो गया। और पूरे जम्मू संभाग को किस तरीके से इस्लामाइज किया जाए, उस पर चर्चा शुरू हो गई, उस पर प्लानिंग शुरू हो गई। और जम्मू कश्मीर, आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे पैन इस्लामिक मूवमेंट चलती है, यहाँ पे पैन इस्लामिक जो ताकतें हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इसलिए तय ये किया गया कि देखिए, कश्मीर वैली में तो 5-7% हिंदूज थे, या 10% से कम हिंदूज थे, या नॉन मुस्लिम्स थे, बंदूक के दम पे उन्हें तो हमने निकाल लिया। लेकिन जम्मू संभाग को पूर्णतः मुस्लिमाइज करने के लिए, इस्लामाइज करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, आपको कोई नए मॉडल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फिर इन्होंने ये तय किया, इस्लामिक ताकतों ने, कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% इस्लामाइज किया जाए। यानी डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, जो बहुत तरीकों से किया गया, जिसमें लैंड जिहाद या भूमि जिहाद जिसे हम कहें हिंदी में, वो एक मुख्य ऑर्गन रहा। तो अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में आप मुसलमानों को बसाइए। तो उसके लिए इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल चुना, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल ये है कि जहां आप लड़ नहीं सकते हैं, जहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, वहां उन्हें पर्ज करने के लिए आपको डेमोक्रेटिक स्पेसिस और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसेंगे, फिर आप उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करेंगे, और फिर ऐसे कानून बनाएंगे, आदेश पारित करेंगे या पॉलिसीज निर्धारित करेंगे जिसके जरिए आप जिहाद को आगे बढ़ा सके। यही मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल जम्मू कश्मीर में हूबहू इंप्लीमेंट होता हुआ हमें नजर आया। तो अब डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू के लिए हाउ वुड यू यूज अवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन? तो सबसे पहले विधानसभा में कानून बना के एक कानून बनाएंगे जिसका नाम रोशनी एक्ट रखेंगे, और उस कानून में ये लिखेंगे कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में भी जितनी भी सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन पे जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है, वो सरकारी जमीन के मालिकाना हक उस एनक्रोचर को, उस कब्जा जिसने किया, उसे दे देंगे। तो ये कानून बन गया। अब इस कानून के तहत एक षड्यंत्र के तौर पे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ने जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को बसाया। कानून बन गया। जिस समय इन्हें बसाया गया, उसी समय एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया जहां विशेष तौर पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक धर्म विशेष, यानी मुस्लिम समुदाय के पटवारियों को, पटवारीज को ट्रांसफर किया गया और यहाँ पे लाया गया हिंदू बहुल क्षेत्रों में, कानून के विरोध में जाके। पटवारी की जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है, उसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पूरी उम्र, पूरी नौकरी के काल में उसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करनी है, लेकिन सर्विस रूल्स को वायलेट करके उन्हें ऐसे हिंदू क्षेत्रों में लाके बैठाया गया जो टारगेट पे थे, राडार पे थे।
तो मुसलमानों को स्टेट लैंड पे बैठाया, पटवारीज को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लाया, पटवारीज ने उनकी रेवेन्यू एंट्रीज वहां पे की, जिससे ये पता चल सके कि इस पीस ऑफ लैंड पे इन लोगों का कब्जा है, यानी उनके कागजात बने। और फिर एक कानून के जरिए ओवरवेलमिंगली 20 लाख कनाल जमीन, 20 लाख कनाल जमीन ओवरवेलमिंगली हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों के नाम पे कर दी। आप ये समझिए कि इस कानून के माध्यम से जोधपुर और उदयपुर जैसे दो दो बड़े शहर को मिला के जो टोटल एरिया होता है, उतने एरिया में जम्मू संभाग में मुसलमानों को बसाया गया। आप हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहां पे उन लोगों को रोशनी एक्ट के तहत अधिकार नहीं मिले जो पिछले 70 सालों से 80 सालों से जोत रहे थे सरकारी जमीन, कल्टीवेटरी पोजेशन में थे, बल्कि उन मुसलमानों को ये अधिकार मिले जिन्हें बाहर से लाके सरकारी जमीन पे बैठाया गया। ये रोशनी एक्ट की बात हुई, मैंने डिटेल में बताया, फिर दूसरे भाग में इसकी परिचर्चा करेंगे। इसी तरीके से जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन करने के लिए, जम्मू में लैंड जिहाद करने के लिए, जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी कन्वर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव जिहाद को भी इजाद किया गया। रोशनी एक्ट लेजिस्लेटिव जिहाद था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अब्यूज किया हुआ जिहाद था। एग्जीक्यूटिव जिहाद महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 का आदेश पारित करके किया। उसमें क्लियरली ये लिखित में आदेश दिए गए थे कलेक्टर, एसएसपी और डीएम को कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, चाहे वो फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे वो पब्लिक लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, लिखित में आदेश थे कि कोई भी एसएसपी, डीएम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट आदेश दे देता है कि यहां से मुसलमान को निकालिए, तो एसएसपीज और आईजीपीज को आदेश थे कि आप कोई भी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे ऐसे व्यक्तियों को स्टेट लैंड से एविक्ट करने के लिए। यानी इस ऑर्डर के माध्यम से जो मुख्यमंत्री ने स्वयं पास किया, यह कहा गया था कि मुस्लिम्स को लीगल इम्यूनिटी दी जाती है लैंड एनक्रोचमेंट का जुर्म करने के लिए। और उसके साथ ही लास्ट में उसके आखिरी पन्ने पे यह लिखा गया था कि अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पाए जाते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करेगा। तो यानी इस आदेश के माध्यम से गौहत्या, बोवाइन स्मगलिंग और जम्मू में लैंड पे कब्जा करने के लिए मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी कब्जा करने के बाद रोशनी एक्ट के तहत, ताकि अधिकतर जमीन रेगुलराइज हो सके। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फंडेड कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, जहां पे यहाँ पे कुछ एनजीओज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा भेजा हुआ हवाला चैनल्स का जो पैसा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू में जमीनें खरीदने के लिए। पुष्पेंद्र जी, आप जम्मू आए थे, आपने भी ये देखा, आपने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, छोटे से लेके बड़ा, दुकानदार से लेके रेडी फड़ी वाला, सब ये कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स हैं जो हिंदू बहुल क्षेत्रों में मार्केट प्राइस से अधिक पे जमीनें खरीद रहे हैं। मैक्सिमम परचेजेस वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान अगर हिंदू बहुल क्षेत्र में जम्मू संभाग में जमीन खरीदता है और वो इन एनजीओ के संपर्क में आता है जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज सपोर्ट कर रही है, सऊदी अरेबिया हेडेड सपोर्ट कर रही है, तो उसे वो सब्सिडी देते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट है और आपने रसीद दिखाई कि देखिए हिंदू बहुल क्षेत्र में हमने ये 1 करोड़ का प्लॉट लिया, तो 35% इस समय सब्सिडी का रेट चल रहा है, 35% यानी 35 लाख रुपए उस मुसलमान को वापस दे दिए जाएंगे। यानी मुस्लिम्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू परचेज लैंड्स एंड दोज लैंड परचेजेस आर बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज व्हिच आर सेंडिंग मनी थ्रू हवाला चैनल, और जो आगे डिलीवरी के लिए बहुत सारे एनजीओ जो सेक्युलर सो कॉल्ड एनजीओ हैं वो उनका काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टूल है जिसके जरिए मुसलमानों को जम्मू संभाग में बसाया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम रोशनी, अपार्ट फ्रॉम 14 फरवरी ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम फंडेड कॉलोनाइजेशन। इंड्यूस्ड माइग्रेशन में ये समझिए कि देखिए, क्या कोई मुसलमान कश्मीर वैली से इस कारण से पलायन कर सकता है कि उसके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई? भाई, कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहां पे अगर धार्मिक प्रताड़ना किसी के साथ होगी तो नॉन मुस्लिम के साथ होगी। 250 से अधिक ऐसी फैमिलीज हैं जिनको सरकारी अधिकारियों ने और जो जिहादी एलिमेंट्स है हमारे स्टेट एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने ये लालच दिया कि अगर आप गरीब मुसलमान जो कश्मीर का है, कि अगर आप जम्मू में जाके बसेंगे, जम्मू में जाके बैठेंगे, जम्मू में जाके वहां पे परमानेंटली सेटल होंगे, तो आपको कश्मीरी हिंदुओं को मिलने वाली सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपको रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाएगा, आपको सब्सिडाइज्ड, ओवर सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन और सहायता दी जाएगी, कुछ स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी
वो ग्राउंड्स जो केवल हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को अवेलेबल है, गैर कानूनी ढंग से सरकारी संस्थान जो हैं वो मुसलमानों को दे रहे हैं, ताकि मुसलमान, गरीब जो मुसलमान है, कश्मीर से उठ के जम्मू में आके पलायन करे। और ऐसी सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं जो हिंदूज के लिए आने वाले बेनिफिट्स को अवेल करते हुए यहाँ पे आके परमानेंटली बस गए। वो गरीब मुसलमान थे जिन्हें लालच देके यानी इंड्यूस करके माइग्रेट करवाया गया। इसी तरीके से एक सुनियोजित ढंग से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सेटल करने का कार्यक्रम चल रहा है। ट्रेनों में भर भर के 7-8 स्टेट्स को क्रॉस करके म्यांमार, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल में बैठ के जम्मू कश्मीर के कई सारे एरियाज में इन्हें बराबर कायदे से तरीके से सेटल किया गया है। इनके लिए ऐसे एनजीओ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से पैसा लेके यहाँ पे शेल्टर्स बना रहे हैं। लाखों रुपए की टीम जो सबसे महंगी है उसके बनाए हुए शेल्टर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। इनकी मदद की जा रही है यहाँ पे बिजली के कनेक्शन लेने में। और मेरे पास 150 के करीब, मेरे सूत्रों के माध्यम से लिस्ट आई, 150 के करीब आज से 2 वर्ष पूर्व 150 लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड बन चुके थे। उनमें से कई ऐसे भी थी जिनके बारे में हमें खबरें थी कि शायद स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट भी इनके बन गए हैं। कुछों के स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स भी हमारे सामने आए, यानी सरकारी मिली भगत से इन्हें यहाँ पे सम्मिलित करने में, एसिमिलेट करने में पूरे तरीके से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्योंकि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो माइग्रेट इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुख्यतः मुस्लिम हैं, तो अगर वो यहाँ पे आके बैठते हैं तो जो डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, जो लैंड जिहाद ऑन जम्मू, जो हिंदू माइनॉरिटी कन्वर्ट करने का जो षड्यंत्र है यहाँ का, उसमें सहायता होगी। और देखिए, डेमोग्राफीज डू चेंज, डेमोग्राफी चेंज होती है। जो दिल्ली की डेमोग्राफी जो आज है वो 50 साल पहले वो नहीं थी, या 50 साल बाद वो नहीं थी। तो देखिए, नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज इज अंडरस्टैंडेबल। कोई मुसलमान जम्मू में शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए कानूनी ढंग से जमीन खरीद के आता है, समझा जा सकता है। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आता है, समझा जा सकता है। लेकिन जब एक सुनियोजित ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कानून बना के, ऑर्डर्स पास करके एक धर्म विशेष के लोगों के फेवर में ये निर्णय लिए जाते हैं, और उससे अनसाइंटिफिक तरीके से अगर डेमोग्राफी चेंज होती है तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है। हमारी एकजुट जम्मू की तरफ से हमने एक कमीशन अपॉइंट की थी जिसमें डेमोग्राफिक साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, सेफोलॉजिस्ट, ये सब मिलके एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने हमें रिपोर्ट सौंपी, जिसपे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सब पब्लिक डोमेन में डेटा लाया जो बहुत वायरल भी हुई थी। उसमें हमने ये साबित किया आंकड़ों के आधार पे, सबूत के आधार पे, कि किस तरीके से जम्मू की डेमोग्राफी पिछले 25-30 सालों में जो बदली है उसे डेमोग्राफिक साइंटिस्ट वेरी वेरी अलार्मिंग कहते हैं। क्योंकि डेमोग्राफी बदलने के साथ ही अगर अनसाइंटिफिक तरीके से बदले तो कल्चर्स भी वहां पे बदलते हैं। वहां की जो मान्यता है, वहां का जो चरित्र, वहां का जो मार्केट है, वहां की जो कल्चर से जुड़ी हुई जो भी पहचान आपको एक शहर में एंटर करके दिखती है, वो सब बदलती है। तो जम्मू एक ऐसे बॉम्ब पे बैठा हुआ है, विच इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, अगर मैं उसकी संज्ञा दूं, कि वो चल रही है सुई, कि ये कभी भी फट सकता है। क्योंकि यहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वेजन के बाद जो डेमोग्राफी चेंज हुई है डेमोग्राफिक साइंटिस्ट के हिसाब से, वो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। तो देखिए, बहुत सारे तरीकों से स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। तो इन्होंने जो लेजिस्लेटिव जिहाद, जो सबसे खतरनाक एक टूल था डेमोग्राफिक चेंज इंट्रोड्यूस करने का, उसे हमने चुनौती के हाईकोर्ट से 2020 में खत्म करवा दिया, यानी ध्वस्त करवा दिया। तो जो 83 एमएलए ने मिलके आईएसआई के इशारे पे, मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे, इस्लामिक हेजिमोनिक जिहादी ताकतों ने हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करके जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, वो हमने 6 साल की लड़ाई में ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया। वैसे ही 14 फरवरी का ऑर्डर जिस समय आया था, उस समय ये बहुत क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, ये एक क्लैंडस्टाइनली इशूड ऑर्डर था। इसे स्वयं पब्लिक डोमेन में स्वयं मैंने लाके इसे उसे 1 साल की लड़ाई में ये करवाया था। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम हर स्तर पे इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को लेके भी हमने इनके खिलाफ जंग लड़ी, जिससे पूरी जागरूकता हमारे समाज में आई। और आज मैं आपको ये बताऊं कि रोशनी एक्ट ध्वस्त होने के बाद और ये पूरे 6 साल की लड़ाई में जिस तरीके से न्यूज़पेपर में कवरेज होती थी, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज को लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी कवर होती थी या मूव, तो ये अवेयरनेस जो आज जम्मू संभाग में आई है, वो एक बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे खड़ी हो गई है इस डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को रोकने के लिए। और वही इंपॉर्टेंट चीज थी। कानून हमने खत्म करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया, कानून नया भी आ सकता था, लेकिन अब जन चेतना आने के कारण ये चीजें अब एकदम इरिवर्सिबल तरीके से
रिवर्स नहीं किया जाता, उस तरीके से हमने इन पे रोक लगा दी है और पूरा जम्मू संभाग इस चीज के लिए तैयार है मानसिक तौर पे कि अगर फिर इस तरीके का प्रोसेस हमारे खिलाफ अनलीश किया गया तो हम किसी भी तरीके से इसे रोकने में, इसे लड़ने में और इसके करने वालों को पूर्णतः ध्वस्त करने में तैयार मिलेंगे। अंकुर भाई, आप जब ये कह रहे थे ना तो देखिए मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि जो आपने किया है ये बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। और शायद आपको जो भारत में एक ट्रेडिशनल राजनीति का अंदाजा है कि हम तुम्हारे साथ भी हैं और तुम्हारे खिलाफ भी हैं, तुम भी अच्छे और हम भी अच्छे, आपने इस पेट को इस पेट कहा और आपके मूल में अपने जम्मू को, और वो जम्मू जहां से गजवाए हिंद का रास्ता खुला हुआ था, अगर जम्मू के इस इलाके में आप जिस तरीके की बातें आपने कही हैं, ऐसे तथ्य कहे हैं, चौंकाने वाले हैं, ये देश के हर आदमी को समझने चाहिए कि वहां जो आतंकवाद हो रहा है AK-47 से, उससे तो सेना लड़ सकती है, लेकिन जो आपने कहा कि लेजिस्लेटिव जिहाद चल रहा है, आप एक इस्लामिक फंड से पूरा का पूरा कोलोनाइजेशन चल रहा है, आपने इंड्यूस माइग्रेशन की बात की, ये जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की जो असेंबली है, इसमें बैठ करके जो AK-47 की जगह AK-47 जैसे कानून बन रहे हैं जिससे हिंदुओं को समाप्त किया जा सके, और इस जम्मू कश्मीर का वो ख्वाब जो पाकिस्तान का ख्वाब है, जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का ख्वाब है, उसको पूरा किया जा रहा है। तो आपने 1990 वाली जो घटना घटी है, एक तरीके से 1990 को किस तरीके से साइलेंटली, खामोशी से पूरे जम्मू को कश्मीर बना दिया जाए, तो ये लड़ाई तो कानूनी तौर पे आपने जीती। अब इस पे CBI क्या करेगी और CBI के बाद ये कैसे वापस आएगा, ये एक लंबी लड़ाई है। लेकिन इसके अलावा आप जम्मू में लगातार ऐसे विषयों को उठाते रहे हैं, चाहे वो डोमासाइल का मामला हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज का मामला हो। डेमोग्राफी चेंज पे भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे की मानसिकता दुनिया में क्या रही है और जम्मू में जो हो रहा है वो उसी से रिलेटेड है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रोशनी एक्ट के बारे में बताया, और ये शायद 2007 में गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री रहते हुए आया था, जहां तक मेरी कुछ जानकारी है, वो इसको लेके आए थे। लेकिन आपसे एक मेरा सवाल इसलिए है कि आप पूरे जम्मू के अंदर लगातार लोगों को न सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, बल्कि आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए जो एक फिक्स सी राजनीति है, वो राजनीति से उलट आप आम आदमी की, भारत को बचाने वाली ताकतों के साथ खड़े होकर के आप पूरे जम्मू कश्मीर में आपने एकजुट जम्मू के अलग अलग ऑफिसेस खोले हैं, लोगों को अपॉइंट किया है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, कि 2007 से लेकर के 2020 के बीच में कई सरकारें रही, चाहे दिल्ली की कांग्रेस सरकार भागीदार रही हो, चाहे अटल जी के जमाने में सरकार भागीदार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार भागीदार रही हो, कैन प्रकार से जम्मू कश्मीर से जो MLA जीतते थे वो तो वही लोग थे, वो हिंदू थे और जम्मू के लिए गए थे। क्या इस इतने सालों में इन जो विधायक थे, कभी इन्होंने इन बातों को क्यों नहीं उठाया? इनकी क्या मजबूरी थी? क्या जम्मू के लोगों ने इनको पूछा नहीं कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप जब ऐसे काम हो रहे थे जो हिंदुओं के विरोध में थे, जो जम्मू के विरोध में थे, तो इनकी आवाज क्यों नहीं आई? इन MLAs ने इसको इशू क्यों नहीं बनाया? ये मैं जानना चाहता हूं, इसके पीछे क्या मानसिकता है? देखिए, पिछले 70 सालों में दिल्ली की पैराडाइम, एक पॉलिसी, एक पैराडाइम जम्मू कश्मीर को लेके ये रही कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन बना के रखा जाएगा। 370 और 35A का जिक्र आपने किया। 370 और 35A वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी जिसके माध्यम से भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक इस्लामिक स्टेट को प्लांट किया गया था। हम ये समझते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बना और हट के अलग निकल गया, लेकिन 1947 में केवल पाकिस्तान बन के हट के नहीं निकला, एक पाकिस्तान का बीज एक और हिंदुस्तान की टेरिटरी में लग गया और वो था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 और 35 से ये सुनिश्चित करती थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक इन नेचर रहेगा। इस अरेंजमेंट को दिल्ली ने, इंडियन स्टेट ने, भारत सरकार ने दुनिया के सामने सेक्युलरिज्म का चोला पहना के इसे रिप्रेजेंट किया।
एक ऐसा सेक्युलर प्रोविजन, एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सेक्युलर प्रोविजन जो ये सुनिश्चित करे कि विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक रहेगा, उसको भारत सरकार ने डेमोक्रेटिक सेक्युलर प्रोविजन की तरह पेश किया। अंडरस्टैंडिंग नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की ये थी कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में देखिए एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पे मुसलमान डेमोक्रेसी का चेहरा है और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना रहा है। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी विक्ट्री हो। तो इस सोच से इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम कभी मुख्यमंत्री ना बने। तो आप ये सुनिश्चित करें ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करके कॉन्स्टिट्यूशन में कि विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक रहे। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अगर विधानसभा का चरित्र इस्लामिक है तो फिर कंट्रोल भी इस्लामिक ही होगा, फिर मुख्यमंत्री भी मुसलमान ही होगा। और पिछले 70 सालों में इस अरेंजमेंट ने ये प्रूव करके रख दिया कि पिछले 70 सालों में एक भी हिंदू या गैर मुसलमान जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बना, और हमेशा पिछले 70 सालों में कश्मीर की ही संप्रभुता रही हमारे स्टेट अपरेटस पे। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये थी कि दिल्ली का जम्मू कश्मीर में सुन्नी कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जम्मू कश्मीर को मुसलमानों के जरिए ही चलाया जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन है विच स्टैंड्स प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेमली आर्टिकल 370 एंड 35A। तो इस अरेंजमेंट के खिलाफ कोई व्यक्ति इतना ताकतवर उठ के यहां पे आया नहीं जो दिल्ली को चुनौती दे सके। एकजुट जम्मू ने पिछले 5-6 वर्षों की लड़ाई में दिल्ली को चुनौती दी और यह कहा कि दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट ये कायम है, इसके कायम रहने। इसीलिए इस इस्लामिक स्टेट के जितनी भी सिम्टम्स थे उन्हें एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। अब इस्लामिक स्टेट का एक परम कर्तव्य होगा कि एरिया को 100% इस्लामाइज किया जा सके। तो अगर वो इस्लामिक स्टेट जहां का विधानसभा फॉर ऑल टाइम्स टू कम इस्लामिक इन कैरेक्टर रहेगा, और भारत सरकार ने सेंसस भी फज किए इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा कश्मीर के पास बहुमत रहे, कश्मीर के पास अधिक सीट्स रहे, वो एक अन्य विषय में चर्चा करूंगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या होगा? सबसे पहले ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसके जरिए पूरे एरिया को इस्लामाइज किया जाए। दूसरा, महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और आप जानते हैं 370 और 35 कारण महिलाओं के हक पुरुषों के बराबर जम्मू कश्मीर में नहीं थे। तीसरा, अगर गैर मुसलमान माइनॉरिटी है उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है, एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है, तो उन माइनॉरिटीज को उनके हक नहीं दिए जाएंगे, उनके हक लेके भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिए जाएंगे। आप जानते हैं पुष्पेंद्र भाई 2016 से 2018 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में स्वयं मैंने ये लड़ाई लड़ी कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को गलत तरीके से माइनॉरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और 2 साल में केंद्र सरकार पे राज्य सरकार पे 30-30 हजार के जुर्माने करवा के इनके घुटने टिकवा के वो केस भी हमने जीता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद भी चूंकि स्टेट इस्लामिक थी, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहता रहे, चूंकि स्टेट इस्लामिक थी, जजमेंट होने के बावजूद भी आज भी मुसलमानों को ही माइनॉरिटी बेनिफिट्स इलीगली इन वायलेशन ऑफ नॉट ओनली द जजमेंट बट ऑल्सो इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम जो हमने चेंज करवाई बाद में दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जब संविधान, और मैंने बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल, आप हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर घुस के डेमोक्रेसी को सबवर्ट करके जिहाद को आगे चलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इंट्रोड्यूस करके सुनिश्चित कर लिया कि जम्मू कश्मीर में सत्ता सदा सदा के लिए मुसलमान के पास रहे। तो आप ये, और जिस अरेंजमेंट को भारत इंडियन स्टेट, द स्टेट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रही थी, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 70 साल में कोई व्यक्ति ऐसा निकलता जो इस अरेंजमेंट को चैलेंज करता? ये 70 साल के बाद होना था, 70 साल के बाद हुआ। हमने इस रियलिटी को समझा एंड वी स्टार्टेड टू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम तो जिहाद है, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम तो मुस्लिम कम्युनलिज्म है, और हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है, और हमने ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन पाकिस्तान या चाइना ने नहीं दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन इंडियन स्टेट ने दी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करके दी है जिसका विरोध जम्मू पिछले 70 सालों से कर रहा है, और 370 और 35A के खिलाफ भी जंग लड़ी, सुप्रीम कोर्ट हम गए, आपने वो जंग लड़ी, आपने सुप्रीम कोर्ट में सारा किया, हम भी भागीदार बने, एकजुट जम्मू की तरफ से भी एक मेन केस आता था, तो उसे ध्वस्त करवाया, और जमीन पे हमने जिस तरीके से मास मूवमेंट इसे कन्वर्ट किया, आप भी एक प्रोग्राम में आए थे, किस तरीके से हजारों की संख्या में पूरा जैम पैक्ड हॉल था, जिस पूरे और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम्स और सब लोगों
कि पार्टिसिपेशन अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस समय सुप्रीम कोर्ट में चला, तो ये किया, ये ध्वस्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस अरेंजमेंट के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की, इसीलिए रोशनी कानून बना। 14 फरवरी 2018 का कानून तब बना जिस समय